राधे राधे। जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करो। रूहानी की कोशिश एपिसोड 444। डिनर का वक्त हो रहा था। घर के सभी लोग खाने की मौजूदगी थे, लेकिन वंश अब भी अपने कमरे से बाहर नहीं आया। सोना फिर से परेशान हो गई। वो चाहे जितना भी नज़र हो नाराज़ हो किसी से, लेकिन उसे लिए फिक्र करना बंद नहीं कर सकती। उसने कहा, आई थिंक हमें वंश से बात करनी होगी। सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया। यू ऑल नो राइट, पेरेंट्स अपने बच्चों के कभी नफरत नहीं कर सकते। सबको पता नहीं, पर माँ और बाबा मेरे दिन भर फ़ोन चलाने से मुझे डांटते तो हैं, लेकिन टाइम से खाने को भी कहते हैं। जस्ट लाइक दैट। अंश ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूँगा। आगे से वो ऐसा कब कुछ नहीं करेगा। मैं अब उससे सेटल कर दिया है। उसकी बात पर सोना ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, हम उससे बात करेंगे। अगर आपने उसे रोका होता तो आज ऐसा नहीं होता। सोना की बात सुनकर आयांश ने कुछ नहीं कहा। अंश ने कहा, मेरी माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा बेटा पहले से ही बिगड़ा हुआ था। जो मैं कोमा से जागा था तब। अब ये बात तुम्हें नहीं पता तो मैं इसमें क्या करूं? जब उसका सीखने का वक्त था तब तुमने उसका साथ थी, अब मुझे बोल रही हो। सोना ने गुस्से में उसे देखा और कहा, एक्सक्यूज़ मी, आप ये हमें बोल रहे हैं? भूलिए मत, वो आपका बेटा है। अगर आप ऐसे नहीं होते तो वो ऐसा नहीं होता। जब वो छोटा सा था तब आपने उसे गन पकड़ा दिया था, याद नहीं आपको? अगर आपको उसे उसी वक्त उसका नुकसान समझा दिया होता तो आज वो ऐसा नहीं होता। सब उन दोनों की बहस सुन रहे थे। आयांश उन्हें चुप कराते हुए बोला, मॉम डैड, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों ही ऐसे होंगे तो आपके बच्चे आप दोनों से क्या सीखेंगे? ये सुनकर सोना और अंश ने उसे गुस्से से देखा और एक साथ बोले, शराब, तुमसे कौन बात कर रहा है? आयांश ने हैरानी से उन्हें देखा। अंश ने कहा, ओह या एक्चुअली में ना, तुम्हारी वजह से वंश ऐसा है। वंश तुमसे ज़्यादा तुम्हारी बातें मानता है, हमसे ज़्यादा। जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो उसे वो एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है। पर वो तुम्हारी हर बात मानता है। तुमने उसे सही चीज़ क्यों नहीं सिखा दी? बोलो। अंश की बात सुनकर आयांश फिर से हैरान हो गया और सब उसे देखने लगे। रूहानी जो आयांश के पास ही बैठी थी, वो भी सवालिया नज़रों से आयांश को देखने लगी। सबकी ऐसी नज़रों को अपने ऊपर महसूस करके आयांश को समझ नहीं आया वो क्या करे। हाँ, वो उसे कंट्रोल करता था, लेकिन जब वे बड़े हुए, शायद खुद को संभालने के लायक हुए, तब से वह अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे थे। रूहानी ने कहा, हाँ आयांशी, आप वंश से बात क्यों नहीं करते? वो आपका भाई है। अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे तो वो आपकी बात ज़रूर मानेंगे। आयांश ने गुस्से से उसे देखा और खाने के बीच में खड़ा होकर चला गया। रूहानी ने मुंह बनाते हुए उसे देखा। जब देखो तब गुस्सा नाक पे रहता है। कुछ देर बाद सबने खाना खाया। नीलिमा ने सिया से कहा, सिया बेटा, जरा सरसों का तेल गरम कर लाना, मेरे सर में बहुत दर्द है, आज थोड़ी सी मालिश कर देना। ठीक है दादी, कहते हुए सिया किचन से चली गई। सोना, पीहू और रूहानी भी नीलिमा के पास बैठ गई और बाकी सब उनके कमरे में चले गए। सिया गर्म तेल का कटोरी में लेकर सबके पास आ गई। वो सोफे से पीछे खड़ी होकर नीलिमा के बालों में तेल मसाज करने लगी। रूहानी ने कहा, सिया, दादी का करने के बाद हमारे बालों में भी मालिश कर देना, कितने दिन हो गए। ओके दी, सिया ने कहा। सोना ने अपना चश्मा साइड किया और रूहानी से बोली, इधर आओ, हम करते हैं। रूहानी सोना के पैरों के पास बैठ गई। सोना ने ऑयल लिया और उसके बालों में उसे अप्लाई करने लगी। रूहानी ने अपनी आंखें बंद की। उसने कहा, माँ, आपके हाथ में तो जादू है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है, हमारी माँ हमेशा हमें बालों में तेल लगाती थी, पर जब से हम आपसे मिले हैं, हमें माँ की कमी नहीं खलती। सोना मुस्कुराई। वो रूहानी के माँ से एक ही बार मिली थी और वो उसे बहुत ही समझदार और बहुत अच्छी लगी थी। उसने कुछ सोचा और कहा, और तुम्हारे बाबा, वो कहाँ है रूहानी? उसने बाबा के बारे में सुनकर रूहानी का चेहरा मुरझा गया। वो तो 7 साल पहले ही बीमारी की वजह से हमें और माँ को छोड़कर चले गए। सोना ने हाँ में सर हिलाया।
रोहित ने सबको बता दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों सोना का मन उसके बारे में जानने को हुआ। वो उसके बालों को सहला ही रही थी कि उसे उसके सर में कुछ महसूस हुआ। उसे याद था सालों पहले उसकी सर्जरी की थी। उसने कहा, तुम्हें पता है जब तुम छोटी थी तब हम तुमसे एक बार मिले थे। यह सुनकर रूहानी सोना को देखने लगी। उसने कहा, क्या सच में? सोना ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ, ये जो तुम्हारे सर पर निशान है ना, वो हमारे ही दिए हुए हैं। क्या? पर माँ ने तो कहा था ये खोलते वक्त चोट लगी थी, तब हमारा सिर फूट गया था, रूहानी ने कहा। सोना को एहसास हुआ उसने शायद कुछ गलत कह दिया। पीहू ने कहा, हाँ, तुम्हें चोट आई थी ना, तब भाभी ने ही उस वक्त तुम्हारा इलाज किया था। ओह, रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। तभी रूहानी को कुछ याद आया। उसने कहा, हाँ माँ, क्या हम आपसे एक बात पूछे? सोना ने कहा। रूहानी ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या ये सच है कि हमारा मतलब है? आयाश जी ने कहा जब हमारी शादी हुई थी बाबा ने आपसे आपका सबसे कीमती चीज़ छीन ली और आयाश जी ने उसे लेने के लिए ही हमसे शादी की। सब उसे देहरानी से देखने लगे। सोना ने कहा, पर वो इतनी कीमती भी नहीं थी। तुम तो जानती हो ना, आयाश छोटी छोटी बातों को कितना बड़ा बना देता है। वैसे भी अगर तुम्हारे पिता ने वो हमसे नहीं लिया होता तो तुम हमारे पास कैसे होती? आयश ने जिद में ही सही तुमसे हमें मिला दिया। रूहानी ने कहा, तो आप हमारे बाबा से नाराज़ नहीं थे? सोना ने कहा, नहीं, हम तो वो सब कुछ पहले ही भूल गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे आयांश को उसके बारे में पता चल गया। लेकिन खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए तो तुम ज़्यादा मत सोचो। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। वे बातें करने लगे। कुछ देर बाद सोना नीलिमा और पीहू के कमरे में चली गई। रूहानी भी सिया के कॉलेज के बारे में बात करने के बाद उससे कमरे में जा रही थी। तभी उसे वंश के कमरे से बाहर आते देखा। शायद वो खाना खाने किचन की तरफ जा रहा था। रूहानी ने कुछ सोचा और अपना पैर पकड़कर जोर से चिल्लाई, आह! वंश जो आखिरी सीढ़ी ही उतर रहा था, वो उसे रूहानी की आवाज़ आई। उसने ऊपर देखा, रूहानी अपना पैर पकड़कर जमीन पर बैठी है। वो जल्दी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, भाभी क्या हुआ? आप ठीक है? रूहानी ने कहा, पता नहीं वंश, हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मोच आ गई है। वंश ने कहा, चलिए मैं आपको सारांश के पास। वो कह ही रहा था कि रूहानी बीच में बोली, नहीं नहीं, हमें कमरे तक छोड़ दो, ये उतना ज़्यादा भी नहीं लगा है। वंश ने कहा, आयुष श्योर? रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। वंश रूहानी को हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसके साथ चलते हुए कमरे तक आया। उसने देखा कमरे में आयश नहीं है। उसने कहा, आप यहाँ से चली जाएंगी ना? उसने कहा कि रूहानी ने चीखा, आहा, बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोफे तक ले चलो। वंश ने ज़्यादा नहीं सोचा और रूहानी के साथ कमरे में आ गया। उसने उसे आराम से सोफे पर बैठाया और तभी आयश ने अपने हाथ टॉवल से साफ करते हुए वॉशरूम से बाहर आया और वंश को अपने कमरे में देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। वंश ने आयश को देखा और सीधे से बोला, ओ भाभी के पैर में मोच आई, इसलिए मैं यहाँ आया था। मोच का सुनकर आयश रूहानी के पास आया और उसके पैर को देखने लगा। बोला, कब दिखाई मुझे? और वो उसके पैर को देखने लगा। रूहानी बस मुंह से आवाज़ निकाल रही थी। उसने कहा, हाँ आयश जी, बहुत दर्द हो रहा है। आयश ने वंश को से कहा, तुम देख क्या रहे हो, मॉम को बुलाओ। रूहानी ने अपने मन में कहा, हे माता रानी, यहाँ सब डॉक्टर ही क्यों भरे पड़े हैं? अगर मैं ये ढकोन आ गए तो हमारी खैर नहीं। उसने कहा, नहीं हम ठीक है। वंश ने कहा, मैं भी चलता हूँ। और वो आने जाने लगा तो रूहानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, वंश, तुम्हारे भैया तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा हम सबके कान्हा चैनल। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करिए। एपिसोड 445, सुलह। रूहानी की बात सुनकर वंश रुक गया और आयाश ने उसे अपनी एक भौं उठाकर देखा। उसे वो कह रहा हो कि कब उसके ऐसा कहा। रूहानी ने उसे अपनी बात करने का इशारा किया। आयश ने गहरी सांस ली और कहा, वंश, मुझे तुमसे बात करनी है। वंश आयश को बिना किसी भाव के देखने लगा। आयश ने दूसरी तरफ देखते हुए बोला, वो दोपहर मैं तुम पर चिल्लाया था, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं करना चाहता था,
लेकिन मॉम और सानवी के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं तुम हर बार यही करो। तुम अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करोगे। वंश को पहले तो हैरानी हुई और फिर कहा। आयुष ने उसी तरह दूसरी तरफ देखते हुए ही अपना हाथ आगे किया और बोला, वादा करो। वंश ने दूसरी तरफ देखा और धीरे से अपना हाथ आगे करके हाथ में रखा। आयुष ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। हाँ, वंश ने कहा, लेकिन वहाँ से गया नहीं। आयुष ने गहरी सांस ली और उसके पास आकर उसे साइड से हक करते हुए बोला, अब जाओ। वंश ने उसे देखा और वहाँ से जाने लगा। तभी उसे पॉकेट में पेन ड्राइव गिरा। रूहानी ने उसे देखा और बोली, वंश रुको। वंश रुक गया। रूहानी सोफे से खड़ी हो गई और जमीन से पेन ड्राइव को उठाकर वंश को देते हुए बोली, ये तुम्हारा है, गिर गया था। वंश और आयुष ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा। अभी तो उसके पैर में मूछ लगी थी। रूहानी ने दोनों को देखा और कहा, क्या हुआ, आप दोनों हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? वंश ने आयुष को देखा और बोले, ओके, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए उसने रूहानी के हाथ से पेन ड्राइव को लिया और दरवाज़ा बंद करते ही वहाँ से चला गया। आयुष अब भी रूहानी को घूर रहा था। रूहानी को अब अजीब लगा। उसने हकलाते हुए कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? आयुष ने अपने दोनों हाथों को बांध लिया और उसके करीब आते बोला, क्या अब तुम्हारे पैर का दर्द ठीक है? रूहानी ने कहा, पैर का दर्द? ये कब हुआ था? तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपने जीभ को दांत में दबा लिया और अपने पैर को पकड़ते बोले, ओह हाँ, हमारा पैर। आयुष जी, बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज़ इसमें हमें बेड तक ले चलिए। ये कहते हुए उसने दूसरे हाथ से आयुष का हाथ पकड़ लिया। आयुष ने हैरानी से उसे देखा। ये लड़की कितनी नौटंकी करती है। आयुष का इतना बुरा रिएक्शन देखकर रूहानी सीधा खड़ी हो गई और बोली, ओके, गुड नाइट। ये कहते हुए वो भागकर बेड पर आकर दुबक गई। उसने ब्लैंकेट पूरा सर तक ओढ़ लिया और अपने नाखून चबाने लगी। आयुष उसके पास आया और उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींचते हुए बोला, ये क्या था? रूहानी उसे गुस्सा करते देख बेचारी आंखों से देखते हुए बोली, वो आप दोनों बात कर रहे थे, इसलिए हमें ये करना पड़ा। बात नहीं करते ना तुम, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। आई एम सो सॉरी आयुष जी। आयुष ने रिस्पॉन्स किया। रूहानी खुश होते हुए बोली, क्या आपने हमें माफ़ कर दिया? आयुष ने कुछ सोचा और कहा, नहीं, इतनी जल्दी कहाँ। जाओ, जाकर पहले पूल का 10 चक्कर लगा कर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। रूहानी हैरान होते हुए बोली, 10 चक्कर? आयुष ने कहा, हाँ, 10 चक्कर। अब जाओ, नहीं तो तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। रूहानी ने पप्पी फेस बनाकर उसे देखा। ये आदमी इतना अकड़ू और खड़ूस कैसे हो सकता है, जो उसके इस तरह देखने से भी ना पिघले? पर सच तो ये था कि आयुष बस उसके मज़े ले रहा था। रूहानी ने कहा, आयुष जी, क्या हम कुछ दूसरा नहीं कर सकते? आयुष ने कुछ सोचते हुए नाटक किया और कहा, ठीक है, आकर मेरे पैर दबाओ। और वो बेड पर बैठ गया। रूहानी ने कहा, ठीक है। रूहानी उसके पास आई और उसके पैर दबाने लगी। लगभग 5 मिनट उसके पैर दबाने के बाद उसने कहा, आयुषी, क्या हो गया? हमारे हाथ दुख रहे हैं। आयुष अपनी आंखें बंद करते हुए हेडबोर्ड से टिकाकर बैठा था। उसने अपनी एक आंख खोली और कहा, अभी तो हाथ भी बाकी है। रूहानी ने मुंह बनाते हुए उसे देखा और कहा, कहो तो आपका गला भी दबा दे। आयुष ने उसे नहीं सुना। उसने कहा, क्या कहा? रूहानी हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही। और वो अपनी बत्ती सी दिखाने लगी। आयुष ने कहा, हो गया, अब मेरा सर दबाओ। रूहानी ने हैरानी से उसे देखा। ये आदमी? उसने उसने मुंह बनाते हुए देखा और अपने ऊपर उसके ऊपर चढ़ गई। आयुष ने हैरानी से उसे देखा। ये तुम क्या कर रही हो? रूहानी ने कहा, हम आपका सर दबा रहे हैं। ये कहते हुए उसने आयुष के सर को दबाना के लिए हाथ बढ़ाया तो आयुष ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर बेड पर लिटाते हुए उसके ऊपर आ गया। रूहानी को अचानक उसे समझ नहीं आया उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। उसने कहा, क्या हुआ? आयुष ने उसके हैरान चेहरे को देखा और उसके कमर को कसकर जकड़ते हुए उसके सीने पर सर रखकर लेट गया। रूहानी ने बहुत ही अजीब लग रहा। आयुष ने उसके हाथों को पकड़ा और उसके सर पर रखते हुए बोला, अब करो। रूहानी हैरानी हो गई। उसने आयुष को गर्म सांसें अपने गले पर महसूस हो रही थी, जिससे उसे टिकलिंग हो रही थी। लेकिन कुछ सोचकर वो अपने बालों पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। आयुष ने मबली टोन में कहा, दैट्स बेटर। और उसने और कसकर उसके कमर को पकड़ लिया।
कुछ देर बाद रूहानी ने महसूस किया आयंश सो चुका है, क्योंकि सोने के बाद उसका वेट बहुत ज़्यादा लग रहा था। रूहानी ने धीरे से कहा, आयंशी, आयंशी, पर आयंश ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने कहा, पता नहीं क्या खाते हैं कि इतने भारी कैसे हो सकता है। रूहानी ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ किया और कुछ पल बाद वो भी सो गई। अगले दिन वंश जा चुका था और सानवी केस जीत चुकी थी, और इस खुशी में सेलिब्रेटी करने के लिए शाम को आरव ने पार्टी रखी थी। पर सानवी को ये अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो इतनी आसानी से जीत गई थी। इधर रितिका आर्ट क्लास से बाहर खड़ी थी और ट्रैफिक सिग्नल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज उसे पता था वंश नहीं आने वाला। कुछ पल बाद सिग्नल ऑन हुआ तो रितिका सड़क पर पार करने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रितिका को पहले लगा ये वंश होगा, पर किसी और का टच पाते हुए उसने उसके हाथ को झटक दिया और बोली, कौन हो तुम? तभी सामने से उसने कहा, हे रिलैक्स, इट्स मी, आकाश। ओह, आई एम सॉरी आकाश, मैं बस, रितिका ने कहा। आकाश बोला, तो क्या बात बात नहीं? आकाश बोला, कोई बात नहीं। वो तुमने कहा था ना तुम आज मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी। रितिका को याद आया। उसने अपने गले को खुजाया और हिचकिचाते हुए बोली, आकाश, वो कह ही रही थी कि आकाश ने कहा, प्लीज़ मना मत करना, यहीं पास में ही है कॉफ़ी कैफ़े। रितिका ने कुछ सोचा और हाँ में सिर हिलाया। आकाश खुश हो गया। उसने कहा, ओह थैंक्स रितिका, चलो मेरे साथ। वे कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ने वाला था कि रितिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आकाश ने कहा, ओह आई एम सॉरी, चलो रितिका उसके साथ साथ चलने लगी, क्योंकि आकाश कुछ ना कुछ बोले जा रहा था और रितिका उसे सुनते हुए उसके साथ चल रही थी। तभी आकाश को कुछ लोग दिखे और उसने उन्हें कुछ इशारा किया और मुस्कुराया, पर रितिका की उसकी ज़रा भी खबर नहीं थी। आकाश ने कहा, क्या वो लड़का, वो नीली आंखों वाला लड़का सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसके सवाल पर रितिका ने हाँ में गर्दन हिलाया। ये सुनकर आकाश ने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। उसके अपने मन में कहा, डोंट वरी, अब वो तुमसे खुद ही दूर हो जाएगा। उसने कहा, पहुंच गए हम कैफ़े। रितिका ने हाँ में सिर हिलाया और वे दोनों कॉफ़ी पीने लगे। तभी आकाश ने रितिका का हाथ पकड़ लिया, बहुत प्यार से बोला, रितिका, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यू नो आई लाइक यू सो मच। पहले दिन से मैं तुमसे बहुत दिनों से ये कहना चाहता था। रितिका ने अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, आई थिंक मुझे चलना चाहिए आकाश, थैंक्स फॉर द कॉफ़ी। ये कहते हुए वह अपना बैग को लेकर छड़ी को खोलते हुए जाने लगी तो उसका सर घूमने लगा। उसने अपना सर पकड़ लिया। आह! वो गिरती उससे पहले ही आकाश ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, क्या हुआ? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रितिका ने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि उसे अब तक डिजी फील होने लगा था। आकाश ने उसका हाथ पकड़ा और कॉफ़ी शॉप के बाहर बैठे लड़के को आई विंक करते हुए वहाँ से रितिका को ले गया। कुछ पल बाद वे रितिका के घर वाले रोड पर ही थे। तभी एक काले रंग की वैन उनकी तरफ आई। आज मैंने एक भक्त और भगवान एपिसोड 1 शुरू किया है, जो कि मेरी पहली सीरीज़ है जो मैंने खुद एडिट किया और सब कुछ किया है। स्टार्टिंग है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उसे ज़रूर देखना कि क्या बांके बिहारी जी के मंदिर में राधा जी ना होकर किसकी प्रतिमा है उनके साथ, और साथ में जो हरिदास जी का नाम है वो क्यों लिया जाता है। प्लीज़ उस एपिसोड को देखिए। थोड़ा हम ये भी देखते हैं तो थोड़ा भगवान का भी नाम लेते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम लेने से कहते हैं ना कि सारे कष्ट खत्म होते हैं, तो थोड़ा सा ये भी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।